नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं मेरा मन या मेरी आत्मा, तो हम असल में किस चीज की बात कर रहे होते हैं? हम अक्सर अपने शरीर को एक मशीन की तरह और अपने मन को उस मशीन को चलाने वाले एक अदृश्य ड्राइवर या भूत की तरह देखते हैं। एक ऐसा भूत जो हमारे शरीर के अंदर कहीं छिपा बैठा है, जो निजी तौर पर सोचता है, महसूस करता है और हमारे हाथ पैर को हिलाने का आदेश देता है। यह विचार हमें सदियों से सिखाया गया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरा का पूरा विचार एक बहुत अहम, एक बहुत ही चालाक गलती पर आधारित है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके शरीर में कोई भूत है ही नहीं? आज हम 20वीं सदी के एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जिसने अपनी तेज बुद्धि और तीखे तर्कों से मन के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। उस दार्शनिक का नाम है गिलबर्ट राइल। राइल एक ऐसे जासूस की तरह थे, जिसने दर्शन की दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रमुख मिथक का पर्दाफाश कर दिया। यह मिथक कि हमारा मन हमारे शरीर से अलग कोई रहस्यमयी चीज है। उन्होंने इस विचार का मजाक बनाते हुए इसे मशीन में मौजूद भूत का नाम दिया, और यह नाम हमेशा के लिए दर्शन के इतिहास में अमर हो गया। यह ऑडियो बुक गिलबर्ट राइल के उसी क्रांतिकारी दर्शन के बारे में है। हम उनके साथ मिलकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मन कोई भूत नहीं है, तो फिर वह है क्या? जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, बहादुर है या उदास है, तो हम असल में क्या कह रहे होते हैं? राइल के जवाब आपको चौंका देंगे, क्योंकि वे हमें अपने और दूसरों के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया, ज्यादा व्यावहारिक और ज्यादा जमीनी तरीका सिखाते हैं। यह ऑडियो बुक आपके दिमाग की कई पुरानी गांठों को खोल देगी और आपको भाषा और तर्क के उन जालों को दिखाएगी जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। क्या आप तैयार हैं उस भूत का शिकार करने के लिए जो सदियों से हमारे दर्शन और हमारी सोच में छिपा बैठा है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मशीन में मौजूद भूत। वो कहानी जो हम सबने सुनी है। हमारी आज की कहानी की मूल एक बहुत ही पुराने और बहुत ही सहज लगने वाले विचार में है। एक ऐसा विचार जो शायद हम सबने कभी ना कभी माना है। ये विचार है कि आप और आपका शरीर दो अलग-अलग चीजें हैं। आप एक मन या एक आत्मा हैं जो एक शरीर में रहती है। ठीक वैसे ही जैसे एक ड्राइवर एक कार में बैठता है या एक पायलट एक हवाई जहाज में। आपका शरीर एक सार्वजनिक चीज है, जिसे कोई भी देख सकता है, छू सकता है। यह भौतिकी और जीव विज्ञान के नियमों का पालन करता है। लेकिन आपका मन, वह तो एक पूरी तरह से निजी और रहस्यमयी दुनिया है। इस विचार को दर्शन की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध रूप से 17वीं सदी के महान फ्रांसीसी दार्शनिक रेने डेकार्ट ने प्रस्तुत किया था। डेकार्ट ने कहा था कि वास्तविकता दो बिल्कुल अलग-अलग तरह की चीजों से बनी है। एक भौतिक पदार्थ, यानी जिससे शरीर और दुनिया बनी है, और दूसरा मानसिक पदार्थ, यानी जिससे हमारा मन या आत्मा बनी है। शरीर एक मशीन की तरह है, एक घड़ी की तरह, जो कल पुर्जों से बनी है। लेकिन मन कोई मशीन नहीं है। वह सोचता है, महसूस करता है, इच्छा करता है। वह अदृश्य है, उसका कोई वजन नहीं है, वह कोई जगह नहीं घेरता। वह आपके शरीर की मशीन में छिपा हुआ एक भूत है। गिलबर्ट राइल अपनी किताब ए कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड की शुरुआत इसी कहानी से करते हैं। वह इसे आधिकारिक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यह विचार पश्चिमी सोच में इतनी गहराई तक समा गया है कि यह लगभग एक आधिकारिक सच बन चुका है। यह विचार धर्म में, हमारी कहानियों में, हमारी भाषा में हर जगह मौजूद है। हम कहते हैं, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, लेकिन मेरा मन मजबूत है। या उसका शरीर तो कमजोर है, पर उसकी आत्मा बहुत बलवान है। ये सभी मुहावरे इसी मशीन में भूत वाली कहानी को दर्शाते हैं। राइल कहते हैं कि यह कहानी सतह पर बहुत ही आकर्षक लगती है। ये हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम सिर्फ जैविक मशीनें नहीं हैं। ये हमारी स्वतंत्रता और नैतिकता की भावना को भी समझाती है। अगर हमारा मन भौतिक नियमों से बंधा नहीं है, तो वह स्वतंत्र रूप से चुनाव कर सकता है, और हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। यह मृत्यु के बाद जीवन की आशा भी देता है कि शरीर रूपी मशीन के नष्ट हो जाने के बाद भी मन रूपी भूत शायद जीवित रह सकता है। लेकिन राइल हमें चेतावनी देते हैं, यह कहानी जितनी आकर्षक है, उतनी ही ज्यादा भ्रामक और तार्किक रूप से बेतुकी भी है। उन्होंने इस विचार का मजाक बनाने के लिए ही मशीन में मौजूद भूत का यह प्रसिद्ध वाक्यांश बनाया। वह कहते हैं कि अगर हम इस कहानी को सच मान लें,
तो हम कुछ बहुत ही अजीब और अनसुलझी पहेलियों में फंस जाते हैं। सबसे मुख्य पहेली तो वही है, अगर मन और शरीर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की चीजें हैं, एक गैर भौतिक और दूसरी भौतिक, तो वे एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? आपका गैर भौतिक मन आपके भौतिक हाथ को उठाने का आदेश कैसे दे सकता है? यह तो ऐसा है जैसे आपकी परछाई एक पत्थर को धक्का दे रही हो, और जब आपके भौतिक पैर में चोट लगती है, तो यह भौतिक घटना आपके गैर भौतिक मन में दर्द की गैर भौतिक अनुभूति कैसे पैदा करती है? इन दोनों दुनियाओं के बीच का पुल कहाँ और कैसा है? डेकार्ट और उनके अनुयायी सदियों तक इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा यह विचार हमें एक बहुत ही अजीब स्थिति में डाल देता है। अगर आपका मन पूरी तरह से निजी है, तो मैं यह कैसे जान सकता हूं कि आपके पास सच में कोई मन है भी या नहीं? मैं केवल आपके शरीर के व्यवहार को देख सकता हूं। मैं आपको हंसते हुए देख सकता हूं, लेकिन मैं आपकी खुशी को सीधे तौर पर नहीं देख सकता। हो सकता है कि आप अंदर से कुछ भी महसूस न कर रहे हों और बस एक बहुत ही जटिल रोबोट की तरह व्यवहार कर रहे हों। इस सिद्धांत के अनुसार हम सब अपनी अपनी चेतना की निजी जेलों में बंद हैं, और हम कभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग भी हमारी तरह ही महसूस करते हैं। राइल कहते हैं कि ये सभी पहेलियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हमने शुरुआत में ही एक बहुत अहम गलती कर दी है। हमने ये मान लिया है कि मन और शरीर एक ही प्रकार की चीजें हैं, बस उनके गुण अलग अलग हैं। जैसे एक जूता और एक चप्पल दोनों ही जूते की श्रेणी में आते हैं, बस वे दिखते अलग हैं। राइल का क्रांतिकारी दावा यह है कि यह तुलना ही गलत है। मन और शरीर दो अलग अलग प्रकार की चीजें नहीं हैं, वे तो दो अलग अलग श्रेणियों की चीजें हैं। और जब हम इन श्रेणियों को मिला देते हैं, तो हम एक बहुत ही खास तरह की तार्किक गलती करते हैं। राइल का पूरा दर्शन इसी एक गलती को उजागर करने और उसे ठीक करने का एक प्रयास है। उनका कहना है कि मशीन में भूत का सिद्धांत कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, बल्कि यह एक कैटेगरी मिस्टेक या श्रेणी दोष है। यह एक ऐसी गलती है जो हमारी भाषा के दुरुपयोग से पैदा होती है। लेकिन यह कैटेगरी मिस्टेक आखिर है क्या? और इसका एक विश्वविद्यालय के दौरे से क्या लेना देना है? इस रहस्यमयी तार्किक हथियार के बारे में, जिसने द्वैतवाद के पूरे महल को गिरा दिया, हम अगले चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। चैप्टर नंबर 2, यूनिवर्सिटी कहाँ है? वो तार्किक गलती जो हम सब करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे गिलबर्ट राइल ने मशीन में मौजूद भूत वाले विचार को एक बहुत प्रमुख गलती बताया। उन्होंने कहा कि यह गलती एक खास तरह की तार्किक गलती है, जिसे उन्होंने कैटेगरी मिस्टेक या श्रेणी दोष का नाम दिया। यह राइल के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली औजार है। इसे समझे बिना हम यह नहीं समझ सकते कि मन के बारे में हमारी पारंपरिक सोच इतनी गलत क्यों है। तो चलिए इस कैटेगरी मिस्टेक को एक बहुत ही सरल और मजेदार उदाहरण से समझते हैं, जो खुद राइल ने दिया था। कल्पना कीजिए कि आपका एक दोस्त पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखने आया है। आप उसे एक टूर पर ले जाते हैं। आप उसे दिखाते हैं, देखो, यह बोर्डलियन लाइब्रेरी है, यहाँ छात्र अध्ययन करते हैं। फिर आप उसे दिखाते हैं, यह क्राइस्ट चर्च कॉलेज है, देखो इसकी वास्तुकला कितनी सुंदर है। आप उसे प्रयोगशालाएं, संग्रहालय, प्रशासनिक भवन और खेल के मैदान दिखाते हैं। आप उसे प्रोफेसरों से मिलवाते हैं, छात्रों को दिखाते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद आपका दोस्त आपकी तरफ आता है और एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछता है, ये सब तो ठीक है, तुमने मुझे लाइब्रेरी, कॉलेज और मैदान सब दिखा दिए, लेकिन यूनिवर्सिटी कहाँ है? अब आप इस सवाल पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप हैरान होंगे, है ना? आप उसे यह कैसे समझाएंगे कि उसकी गलती क्या है? उसकी गलती यह है कि वह यूनिवर्सिटी को उसी श्रेणी की चीज मान रहा है, जिस श्रेणी में लाइब्रेरी, कॉलेज और मैदान आते हैं। वह सोच रहा है कि यूनिवर्सिटी भी एक और इमारत या एक और जगह होगी, जो इन सब के अलावा या इन सब के साथ मौजूद है। लेकिन असल में यूनिवर्सिटी कोई अलग से भौतिक चीज नहीं है। यूनिवर्सिटी तो इन सभी इमारतों, लोगों और गतिविधियों के एक खास तरीके से संगठित होने का नाम है। यूनिवर्सिटी इन सब का योग नहीं है, बल्कि इन सब का ढांचा है। यही है कैटेगरी मिस्टेक। यह तब होती है जब आप एक अवधारणा को एक ऐसी तार्किक श्रेणी में रख देते हैं जहां वह संबंधित नहीं होती। आपका दोस्त यूनिवर्सिटी शब्द को इमारत की श्रेणी में रखकर गलती कर रहा था, जबकि उसे संस्थान या संगठन की श्रेणी में रखना चाहिए था। राइल कहते हैं कि डेकार्ट और उनके अनुयायी मन के बारे में बात करते समय ठीक यही गलती करते हैं।
हम देखते हैं कि एक शरीर चल रहा है, बात कर रहा है, काम कर रहा है, और फिर हम पूछते हैं, ये सब तो ठीक है, ये तो शरीर की हरकतें हैं, लेकिन इन हरकतों को करवाने वाला मन कहाँ है? हम मन को एक और चीज मान लेते हैं, एक अदृश्य रहस्यमयी चीज जो शरीर के अलावा या उसके अंदर मौजूद है। हम मन शब्द को वस्तु की श्रेणी में रखकर गलती कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वह दोस्त यूनिवर्सिटी शब्द को इमारत की श्रेणी में रखकर कर रहा था। राइल का क्रांतिकारी दावा यह है कि मन कोई चीज नहीं है। मन उन सभी मानसिक क्रियाओं, क्षमताओं और प्रवृत्तियों के खास तरीके से संगठित होने का नाम है जो एक व्यक्ति प्रदर्शित करता है। जब हम किसी व्यक्ति के मन की बात करते हैं, तो हम किसी छिपे हुए अंग की बात नहीं कर रहे होते। हम उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी याददाश्त, उसकी भावनाओं, उसकी आदतों, यानी उसके व्यवहार करने के तरीकों के पूरे संग्रह की बात कर रहे होते हैं। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आप बल्लेबाजों को देखते हैं, गेंदबाजों को देखते हैं, फील्डरों को देखते हैं, और फिर आप पूछते हैं, ये सब तो ठीक है, पर टीम स्पिरिट कहाँ है? टीम स्पिरिट कोई 11वां प्लेयर नहीं है जो मैदान पर खेल रहा हो। टीम स्पिरिट तो उन सभी प्लेयरों के खास तरीके से सहयोग और समन्वय के साथ खेलने का नाम है। यह एक गुण है, कोई वस्तु नहीं। राइल कहते हैं कि मन भी इसी तरह है। यह कोई भूत नहीं है जो शरीर रूपी मशीन को चला रहा है। मन तो उस मशीन के बुद्धिमानी से चलने का तरीका है। मन एक क्रिया है, संज्ञा नहीं। यह एक कैसे है, क्या नहीं। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का मन तेज है, तो हमारा मतलब यह नहीं होता कि उसके सिर के अंदर कोई तेज चीज घूम रही है। हमारा मतलब होता है कि वह मुश्किल समस्याओं को जल्दी हल कर लेता है, वह नई चीजों को जल्दी सीख लेता है, वह चतुराई से बात करता है। हम उसके व्यवहार का वर्णन कर रहे होते हैं, किसी अदृश्य वस्तु का नहीं। इस एक तर्क के साथ राइल ने मशीन में भूत की पूरी कहानी को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने दिखाया कि यह कोई गहरी दार्शनिक सच्चाई नहीं है, बल्कि यह केवल भाषा के दुरुपयोग से पैदा हुई एक तार्किक गलती है। सदियों से दार्शनिक यह पूछ रहे थे कि गैर भौतिक मन भौतिक शरीर को कैसे प्रभावित करता है। राइल कहते हैं कि यह सवाल ही गलत है। यह पूछने जैसा है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से विशाल है या छोटी। यह एक निरर्थक सवाल है, क्योंकि वे एक ही श्रेणी की चीजें नहीं हैं जिनकी तुलना की जा सके। लेकिन अब अगर राइल ने भूत को मशीन से बाहर निकाल दिया है, तो एक बहुत सवाल हमारे सामने आ जाता है। अगर मन कोई छिपी हुई आंतरिक चीज नहीं है, तो फिर वह है क्या? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास, ये सब क्या हैं? क्या इसका मतलब यह है कि हमारा कोई आंतरिक जीवन है ही नहीं? क्या हम सब सिर्फ व्यवहार करने वाले रोबोट हैं? राइल का जवाब इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और दिलचस्प है, और उनका जवाब हमें डिस्पोजिशन या प्रवृत्तियों की आकर्षक दुनिया में ले जाएगा। ये दुनिया क्या है? इसका खुलासा हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 3। अगर भूत नहीं तो फिर क्या? मन हमारी प्रवृत्तियों का नाम है। पिछले चैप्टर में गिलबर्ट राइल ने कैटेगरी मिस्टेक के अपने शक्तिशाली तर्क का उपयोग करके मशीन में मौजूद भूत को सफलतापूर्वक बेदखल कर दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि मन कोई अदृश्य चीज नहीं है जो शरीर के अंदर रहती है, लेकिन इस विध्वंस के बाद निर्माण का काम आता है। अगर मन एक चीज नहीं है, तो फिर यह है क्या? जब हम मानसिक शब्दों जैसे बुद्धिमान, विश्वासी या घमंडी का उपयोग करते हैं, तो हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं? राइल का जवाब एक शब्द में है, डिस्पोजिशन, या जिसे हम हिंदी में प्रवृत्तियां या स्वभाव कह सकते हैं। यह विचार उनके दर्शन का रचनात्मक हिस्सा है, और यह कुछ मुश्किल लग सकता है, लेकिन चलिए इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। एक कांच का गिलास लीजिए। हम कहते हैं कि यह गिलास नाजुक है। अब यह नाजुकता क्या है? क्या यह कोई अदृश्य रहस्यमयी गुण है जो कांच के अंदर छिपा हुआ है? क्या आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर नाजुकता के कणों को देख सकते हैं? नहीं। राइल कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि गिलास नाजुक है, तो हम उसके अंदर की किसी चीज का वर्णन नहीं कर रहे होते। हम ये बता रहे होते हैं कि वह क्या करेगा या क्या कर सकता है कुछ खास परिस्थितियों में। गिलास नाजुक है, ये कहने का एक छोटा, सुविधाजनक तरीका है। ये कहने का कि अगर इस पर पत्थर मारा गया या अगर इसे ऊंचाई से गिराया गया, तो यह टूट जाएगा। नाजुकता गिलास का कोई हिस्सा नहीं है, यह उसके व्यवहार करने की प्रवृत्ति का एक वर्णन है।
ये एक अगर तो कथन है, ये एक भविष्यवाणी है, ये गिलास का डिस्पोजिशन है। राइल का क्रांतिकारी दावा यह है कि हमारे अधिकांश मानसिक शब्द भी ठीक इसी तरह काम करते हैं। वे हमारे अंदर की किसी रहस्यमयी निजी दुनिया का वर्णन नहीं करते। वे हमारे व्यवहार करने की प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं। वे इस बारे में बताते हैं कि हम कुछ खास परिस्थितियों में क्या करने की संभावना रखते हैं। चलिए बुद्धिमान शब्द को लेते हैं। जब हम कहते हैं कि रानी एक बुद्धिमान छात्रा है, तो डेकार्ट के अनुयायी कहेंगे कि हम रानी के सिर के अंदर मौजूद एक अदृश्य बुद्धि नामक चीज की बात कर रहे हैं। राइल कहते हैं कि यह बकवास है। जब हम कहते हैं कि रानी बुद्धिमान है, तो हम बस ये कह रहे हैं कि वह कुछ खास तरीकों से व्यवहार करने की प्रवृत्ति रखती है। हम यह कह रहे हैं कि अगर उसे कोई मुश्किल सवाल दिया जाता है, तो वह उसे हल करने की कोशिश करती है, या अगर उसे कोई नई अवधारणा समझाई जाती है, तो वह उसे जल्दी समझ लेती है, या अगर वह कोई गलती करती है, तो वह उससे सीखने की कोशिश करती है। बुद्धिमान होना इन सभी अगर तो कथनों का एक संक्षिप्त रूप है। यह रानी की क्षमताओं और आदतों का एक वर्णन है, न कि उसके अंदर के किसी भूत का। एक और उदाहरण लीजिए, विश्वास। जब मैं कहता हूं कि मुझे विश्वास है कि कल बारिश होगी, तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि मेरे मन के निजी थिएटर में बारिश का विश्वास नामक एक तस्वीर चल रही है? राइल कहते हैं, नहीं। यह कहना कि मुझे विश्वास है कि बारिश होगी, यह कहना है कि मैं कुछ खास तरीकों से व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त हूं। इसका मतलब है कि अगर मैं कल बाहर जाता हूं, तो मैं एक छाता ले जाऊंगा, या अगर कोई मुझसे पिकनिक की योजना बनाने के लिए कहता है, तो मैं मना कर दूंगा, या मैं अपनी बालकनी में रखे पौधों को अंदर रख दूंगा। मेरा विश्वास कोई आंतरिक वस्तु नहीं है, यह मेरे सार्वजनिक रूप से देखे जा सकने वाले व्यवहारों का एक पैटर्न है। यह दृष्टिकोण मन के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल देता है। यह मन को रहस्य के दायरे से निकालकर हमारे वास्तविक देखे जा सकने वाले जीवन में वापस लाता है। मन अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में केवल दार्शनिक ही अटकलें लगा सकते हैं। मन अब वह है जो हम करते हैं। आपका मन आपका व्यवहार है, आपकी आदतें हैं, आपकी क्षमताएं हैं, आपकी प्रवृत्तियां हैं। राइल के इस दृष्टिकोण को अक्सर लॉजिकल बिहेवियरिज्म या तार्किक व्यवहारवाद कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि इसे कट्टरपंथी व्यवहारवाद के साथ भ्रमित न किया जाए, जो कहता है कि केवल व्यवहार ही मौजूद है और कोई आंतरिक घटनाएं नहीं होती। राइल ये नहीं कह रहे हैं कि विचार या भावनाएं मौजूद नहीं हैं। वह बस यह कह रहे हैं कि जब हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, तो उनका अर्थ उनके साथ मिले व्यवहारों के पैटर्न में पाया जाता है। यह हमें अपने और दूसरों के बारे में सोचने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में कैसा है, तो उसकी निजी भावनाओं के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश न करें। उसके व्यवहार को देखें। वह क्या करता है? वह अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करता है? क्योंकि उसका चरित्र उसके शब्दों या उसके अनुमानित आंतरिक विचारों में नहीं, बल्कि उसके कार्यों के पैटर्न में प्रकट होता है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल उठता है। अगर मन हमारे व्यवहार का ही दूसरा नाम है, तो हमारे उस आंतरिक जीवन का क्या, जिसके बारे में हम सब इतना निश्चित महसूस करते हैं? हमारे सिर के अंदर चलने वाली वह निरंतर बातचीत, वह आंतरिक एकालाप, वे भावनाएं जिन्हें हम किसी को नहीं दिखाते, वे कल्पनाएं जो हम अपने मन में बुनते हैं, क्या यह सब एक भ्रम है? राइल इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं? क्या उन्होंने हमारे निजी आंतरिक दुनिया के मिथक को भी खंडित कर दिया? इस खतरनाक सवाल का जवाब हम अगले चैप्टर में खोजेंगे। चैप्टर नंबर 4, हमारे मन का निजी थिएटर। क्या आपका आंतरिक जीवन एक भ्रम है? गिलबर्ट राइल ने हमें एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन शायद कुछ असहज करने वाला विचार दिया है। मन कोई रहस्यमयी आंतरिक चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार करने की प्रवृत्तियों का नाम है। इस विचार ने मशीन में भूत को तो सफलतापूर्वक खत्म कर दिया, लेकिन इसने एक और ज्यादा व्यक्तिगत और ज्यादा परेशान करने वाले भूत को जन्म दिया। यह सवाल है, हमारे उस आंतरिक दुनिया का क्या, जिसे हम सब इतना वास्तविक महसूस करते हैं? वह निजी मंच जो हमारे सिर के अंदर है, जहां हम खुद से बात करते हैं, जहां हम कल्पनाएं करते हैं, जहां हम ऐसी भावनाएं महसूस करते हैं जिन्हें हम कभी किसी को नहीं दिखाते। क्या राइल ये कह रहे हैं कि ये सब मौजूद ही नहीं है? ये राइल के दर्शन की सबसे अहम चुनौतियों में से एक है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। राइल ये नहीं कह रहे हैं कि आपका कोई आंतरिक जीवन नहीं है, या आप सोचते या कल्पना नहीं करते हैं।
ऐसा कहना बेतुका होगा। वह खुद भी सोचते और कल्पना करते थे। उनका तर्क इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। वह हमारे आंतरिक जीवन के अस्तित्व को नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति और उसके दर्जे को चुनौती दे रहे हैं। वह उस कहानी को चुनौती दे रहे हैं जो हम अपने आंतरिक जीवन के बारे में खुद को सुनाते हैं। आधिकारिक सिद्धांत यानी डेकार्ट का सिद्धांत हमें बताता है कि हमारा आंतरिक जीवन एक निजी थिएटर की तरह है। हमारा मन एक मंच है और हमारे विचार और भावनाएं उस मंच पर अभिनय करने वाले अभिनेता हैं। केवल हम दर्शक के रूप में इस नाटक को देख सकते हैं। यह पूरी तरह से निजी है, पूरी तरह से गुप्त है। राइल कहते हैं कि यह दो दुनियाओं की कहानी ही मूल समस्या है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारे पास एक बाहरी सार्वजनिक जीवन यानी हमारे शरीर का और एक आंतरिक निजी जीवन यानी हमारे मन का है, और ये दोनों किसी तरह समानांतर रूप से चलते हैं। राइल का तर्क है कि जिसे हम आंतरिक कहते हैं वह कोई अलग स्थान नहीं है, यह कोई गुप्त कमरा नहीं है, बल्कि यह हमारे सार्वजनिक शारीरिक जीवन का ही एक हिस्सा है। बस यह कुछ अधिक मौन या दबा हुआ रूप है। चलिए सोचने की प्रक्रिया को लेते हैं। जब एक बच्चा सोचना सीखता है तो वह कैसे सीखता है? वह जोर जोर से बोलकर सीखता है। वह खुद से बातें करता है। उसका सोचना एक सार्वजनिक सुनने योग्य गतिविधि है। धीरे धीरे समाज उसे चुप रहना सिखाता है। वह सीखता है कि वह उन्हीं शब्दों को अपने मन में भी कह सकता है, बिना कोई आवाज किए। राइल के लिए मन में सोचना कोई रहस्यमयी गैर भौतिक प्रक्रिया नहीं है। यह बस चुपचाप खुद से बात करना है। यह वही बोलने की क्रिया है, बस उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। यह एक दबी हुई या अभ्यास की गई क्रिया है। जब आप मन में कोई भाषण देने का अभ्यास करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप असल में बोलने की क्रिया का ही एक मौन संस्करण कर रहे होते हैं। आपकी जीभ और स्वर रज्जू में शायद सूक्ष्म हरकतें भी हो रही हों। यह कोई अलग दुनिया नहीं है। यह इसी दुनिया की एक गतिविधि है जिसे निजी तौर पर किया जा रहा है। इसी तरह कल्पना करने का क्या मतलब है? जब आप अपनी आंखों के सामने एक लाल सेब की कल्पना करते हैं तो क्या आपके मन के निजी थिएटर में सचमुच एक सेब की तस्वीर है? राइल कहते हैं कि यह भाषा का एक भ्रामक उपयोग है। कल्पना करना कोई तस्वीर देखना नहीं है। यह ऐसे व्यवहार करना है जैसे कि आप एक तस्वीर देख रहे हों, बिना वास्तव में एक देखे। यह एक कौशल है, एक नाटक करने की क्षमता है। जब एक बच्चा घोड़े की तरह दौड़ने का नाटक करता है तो वह घोड़ा नहीं बन जाता, वह बस घोड़े की नकल कर रहा होता है। इसी तरह जब हम कुछ कल्पना करते हैं तो हम वास्तविकता की एक मौन नकल कर रहे होते हैं। तो राइल हमारे आंतरिक जीवन को खत्म नहीं कर रहे हैं, वह बस उसे रहस्य से बाहर निकाल रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमारा आंतरिक जीवन हमारे बाहरी जीवन से किसी रहस्यमयी गैर भौतिक पदार्थ से नहीं, बल्कि कौशल, आदत और दमन के माध्यम से विकसित हुआ है। सोचना, कल्पना करना, महसूस करना, ये सब जटिल कौशल हैं जो हम एक सामाजिक दुनिया में रहकर सीखते हैं। वे कोई रहस्यमयी आंतरिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे शारीरिक और व्यवहारिक जीवन के ही परिष्कृत रूप हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को देखने का एक नया तरीका देता है। हमें उन्हें ऐसी रहस्यमयी ताकतों के रूप में देखने की जरूरत नहीं है जो हम पर हावी हो जाती हैं। वे हमारी आदतें और कौशल हैं, और आदतों और कौशलों को बदला जा सकता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो यह कोई भूत नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है। यह नकारात्मक तरीके से खुद से बात करने की एक सीखी हुई आदत हो सकती है, और जैसे आपने यह आदत सीखी है वैसे ही आप इसे भूलकर एक नई, अधिक सकारात्मक आदत भी सीख सकते हैं। लेकिन राइल का योगदान सिर्फ मन के रहस्य को सुलझाने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने ज्ञान की प्रकृति के बारे में भी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सबक सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि ज्ञान केवल तथ्यों को जानने का नाम नहीं है। एक और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण तरह का ज्ञान भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह जानना कैसे और जानना की के बीच का अंतर है। यह अंतर क्या है और यह हमारी शिक्षा और कौशल विकास की पूरी समझ को कैसे बदल सकता है, इस पर हम अगले चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 5, जानना की बनाम जानना कैसे। क्या आप तैरने के बारे में सब कुछ जानकर तैर सकते हैं? गिलबर्ट राइल की सबसे स्थायी और व्यावहारिक योगदानों में से एक है ज्ञान के दो अलग अलग प्रकारों के बीच उनका स्पष्ट अंतर।
यह एक ऐसा अंतर है जिसे हम सब सहज रूप से समझते हैं, लेकिन राइल से पहले दार्शनिकों ने इसे अक्सर नजरअंदाज किया था, जिससे बहुत सारी गलतियां पैदा हुई थीं। ये अंतर है नोइंग दैट और नोइंग हाउ के बीच, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं यह जानना कि और यह जानना कैसे। यह जानना कि उस तरह का ज्ञान है जिसे हम आम तौर पर ज्ञान समझते हैं। यह तथ्यात्मक या प्रस्तावनात्मक ज्ञान है। यह तथ्यों, सूचनाओं और सिद्धांतों का ज्ञान है। उदाहरण के लिए, मैं जानता हूं कि दिल्ली भारत की राजधानी है। मैं जानता हूं कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। मैं जानता हूं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम दिए थे। यह वह ज्ञान है जिसे आप किताबों से जान सकते हैं, जिसे आप याद कर सकते हैं और जिसे आप वाक्यों में व्यक्त कर सकते हैं। सदियों से पश्चिमी दर्शन इसी तरह के ज्ञान से ग्रस्त रहा है। दार्शनिकों को लगता था कि बुद्धिमत्ता का मतलब है बहुत सारे तथ्यों को जानना और उनके बारे में तार्किक रूप से सोचना। लेकिन राइल ने कहा, रुकिए, ज्ञान का एक और बिल्कुल अलग और उतना ही महत्वपूर्ण प्रकार भी है, और वह है यह जानना कैसे। यह व्यावहारिक, कौशल आधारित ज्ञान है। यह कुछ करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, मैं जानता हूं कि साइकिल कैसे चलाते हैं। मैं जानता हूं कि एक स्वादिष्ट आमलेट कैसे बनाते हैं। मैं जानता हूं कि एक मजाकिया चुटकुला कैसे सुनाते हैं। यह वह ज्ञान है जो अक्सर शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह आपके शरीर में, आपकी आदतों में और आपके अभ्यास में रहता है। राइल का मुख्य तर्क यह था कि दार्शनिकों ने एक बहुत प्रमुख गलती की है। उन्होंने हमेशा जानना कैसे को जानना की का एक घटिया या द्वितीयक रूप मानने की कोशिश की है। उन्हें लगता था कि कोई भी कौशल, जैसे साइकिल चलाना, बस कुछ नियमों और सिद्धांतों को अपने शरीर पर लागू करने का मामला है। उदाहरण के लिए, उन्हें लगता था कि एक अच्छा बावर्ची बनने के लिए आपको बस रेसिपी बुक के सभी नियमों को जानना होगा। राइल ने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जानना कैसे जानना की से मौलिक रूप से अलग है और उसे उसमें घटाया नहीं जा सकता। उनका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण साइकिल चलाने का है। आप भौतिकी की कोई सारी किताबें अध्ययन कर सकते हैं। आप संतुलन के हर नियम, घर्षण के हर सिद्धांत और जायरोस्कोपिक प्रभाव के हर समीकरण को जान सकते हैं। आपके पास साइकिल चलाने के बारे में दुनिया का सारा जानना की हो सकता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप साइकिल चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप साइकिल पर बैठेंगे, आप गिर जाएंगे। साइकिल चलाना सीखने के लिए आपको वास्तव में साइकिल चलानी होती है। आपको अभ्यास करना होता है, गिरना होता है और फिर से कोशिश करनी होती है। धीरे धीरे आपका शरीर सीखता है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो आपकी मांसपेशियों और आपकी प्रवृत्ति में बस जाता है। आप शायद यह समझा भी ना पाएं कि आप संतुलन कैसे बनाते हैं। आप बस यह जानते हैं कि कैसे करना है। यह एक कौशल है, तथ्यों का एक संग्रह नहीं। यह अंतर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। आप बिजनेस मैनेजमेंट पर 50 किताबें अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक सफल टीम का नेतृत्व करना जानते हैं कि कैसे करना है। आप संगीत सिद्धांत के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप गिटार बजाना जानते हैं कि कैसे करना है। आप पेरेंटिंग पर हर ब्लॉग अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन यह आपको एक अच्छा माता पिता बनना कैसे है, यह नहीं सिखाएगा। राइल के लिए बुद्धिमत्ता केवल तथ्यों को जानने का नाम नहीं है। सच्ची बुद्धिमत्ता जानना कैसे में प्रकट होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जानता है कि एक मुश्किल सामाजिक स्थिति को कैसे संभालना है, जो जानता है कि सही समय पर सही बात कैसे कहनी है, जो जानता है कि अपने काम को कुशलता से कैसे करना है। यह व्यावहारिक ज्ञान है, किताबी ज्ञान नहीं। यह हमें शिक्षा और सीखने के बारे में सोचने का एक नया तरीका देता है। यह हमें बताता है कि केवल जानकारी देना काफी नहीं है। हमें छात्रों को कौशल का अभ्यास करने का अवसर देना होगा। यह करके सीखने के महत्व पर जोर देता है। एक इंजीनियर को केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि मशीनें बनाना भी सीखना चाहिए। एक डॉक्टर को केवल जीव विज्ञान नहीं, बल्कि मरीजों का इलाज करना भी सीखना चाहिए। यह हमें खुद को आंकने का भी एक नया तरीका देता है। हम अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि हम कितना जानते हैं। राइल हमें यह पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आपकी असली कीमत आपके डिग्री सर्टिफिकेट में नहीं, बल्कि आपके कौशल और क्षमताओं में है। लेकिन अब यह दिलचस्प सवाल उठता है, अगर बुद्धिमत्ता जानना कैसे है, तो क्या एक मशीन बुद्धिमान हो सकती है? क्या एक कंप्यूटर जो नियमों का पालन करने में इतना अच्छा है, कभी भी सचमुच कुछ करना
जानना कैसे सीख सकता है? ये सवाल हमें सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्यूरिंग टेस्ट की दुनिया में ले जाता है। रायल जो मशीनों के बारे में बात करना पसंद करते थे, इस आधुनिक पहेली के बारे में क्या कहते? इस पर हम अगले चैप्टर में विचार करेंगे। चैप्टर नंबर 6, क्या एक मशीन सोच सकती है? रायल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहेली। गिलबर्ट रायल 20वीं सदी के मध्य में लिख रहे थे, ठीक उसी समय जब एलन ट्यूरिंग जैसे अग्रणी दिमाग कंप्यूटर के पहले प्रोटोटाइप का निर्माण कर रहे थे और एक नए रोमांचक और कुछ हद तक डरावने सवाल की नींव रख रहे थे। क्या एक मशीन सोच सकती है? यह सवाल आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। रायल, जिन्होंने अपना पूरा दर्शन मशीन में भूत के विचार को खत्म करने पर बनाया था, इस सवाल का जवाब कैसे देते? उनके विचार हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रकृति और सीमाओं को समझने में एक अनूठी और शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पहले यह समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पारंपरिक सोच क्या है। यह काफी हद तक उसी मशीन में भूत वाली कहानी पर आधारित है जिसे रायल ने खारिज कर दिया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार हमारा शरीर एक हार्डवेयर है और हमारा मन एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो उस हार्डवेयर पर चलता है। अगर हम सही प्रोग्राम लिख सकते हैं तो हम उसे किसी भी उपयुक्त हार्डवेयर जैसे एक कंप्यूटर पर चला सकते हैं और एक कृत्रिम मन बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो मानव मन की आंतरिक प्रक्रियाओं की नकल कर सके। रायल इस पूरी रूपरेखा को ही एक कैटेगरी मिस्टेक के रूप में देखते। वह कहते कि मन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो शरीर रूपी हार्डवेयर पर चलता है। मन तो उस हार्डवेयर के बुद्धिमानी से कार्य करने का ही नाम है। इसीलिए यह पूछना कि क्या एक मशीन सोच सकती है, गलत सवाल है। यह पूछने जैसा है कि क्या एक इंजन आगे भाग सकता है? इंजन भागता नहीं है, कार भागती है। इंजन उस कार को भगाने वाला एक हिस्सा है। इसी तरह सोचना कोई ऐसी आंतरिक रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है जिसे एक मशीन अपने अंदर करती है। सोचना एक जटिल व्यवहार है जो एक संपूर्ण प्राणी अपने पर्यावरण के संदर्भ में प्रदर्शित करता है। तो रायल के लिए बुद्धिमत्ता का पैमाना यह नहीं है कि एक मशीन अपने सिलिकॉन चिप्स के अंदर क्या कर रही है। पैमाना यह है कि वह क्या कर सकती है। यहीं पर एलन ट्यूरिंग का प्रसिद्ध ट्यूरिंग टेस्ट आता है। ट्यूरिंग ने सुझाव दिया कि हम यह निर्धारित करने के लिए कि कोई मशीन सोच सकती है या नहीं, एक व्यावहारिक परीक्षण का उपयोग करें। यदि एक इंसान एक मशीन के साथ लिखित रूप में बातचीत करता है और यह नहीं बता पाता कि वह एक इंसान से बात कर रहा है या मशीन से, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि मशीन सोच रही है। यह दृष्टिकोण रायल के दर्शन के बहुत करीब है। ट्यूरिंग भी रायल की तरह मन की रहस्यमयी आंतरिक दुनिया के बारे में अटकलें लगाने से बच रहे थे। वह कह रहे थे कि अगर कोई चीज एक बुद्धिमान इंसान की तरह व्यवहार करती है तो हमें उसे बुद्धिमान मानना चाहिए। बुद्धिमत्ता वह है जो बुद्धिमत्ता करती है। लेकिन रायल शायद ट्यूरिंग से भी एक कदम आगे जाते। वह जानना कैसे और जानना की के बीच अपने अंतर का उपयोग करते। आज के कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी जानना की में अविश्वसनीय रूप से अच्छे हैं। उनके पास अरबों तथ्यों और सूचनाओं तक पहुंच है। वे आपको किसी भी विषय पर एक निबंध लिख सकते हैं, एक कविता बना सकते हैं या आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। वे ट्यूरिंग टेस्ट के कई संस्करणों को आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन क्या वे सचमुच जानते हैं कि कैसे कुछ करना है? क्या उनके पास व्यावहारिक समझ है? रायल शायद तर्क देते कि नहीं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको साइकिल चलाने के बारे में भौतिकी के सभी नियम बता सकता है, लेकिन वह साइकिल चलाना जानता नहीं है कि कैसे करना है। वह आपको एक स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए एक रेसिपी लिख सकता है, लेकिन वह एक रसोई में जाकर अप्रत्याशित समस्याओं जैसे कोई सामग्री कम हो जाना को हल करते हुए वास्तव में भोजन बनाना जानता नहीं है कि कैसे करना है। रायल का दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल जानकारी को संसाधित करने की क्षमता नहीं है। यह एक शरीर वाले प्राणी की अपने जटिल और हमेशा बदलते रहने वाले पर्यावरण में सफलतापूर्वक नेविगेट करने की क्षमता है। यह व्यावहारिक कौशल, सामान्य ज्ञान और सहजता की बात है। यह वह जानना कैसे है जिसे हम अपने जीवन भर के शारीरिक और सामाजिक अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी मशीन कभी भी बुद्धिमान नहीं हो सकती? रायल शायद ऐसा नहीं कहते। वह बस ये कहते कि हमें बुद्धिमत्ता को गलत जगह पर नहीं खोजना चाहिए।
हमें उसे मशीन के प्रोग्राम में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में खोजना चाहिए। और हमें यह पहचानना चाहिए कि मानव बुद्धिमत्ता कितनी गहरी और जटिल है। यह हमारे शरीर, हमारी भावनाओं और हमारी सामाजिक दुनिया से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। ये हमें आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रचार और वास्तविकता के बीच अंतर करने में मदद करता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शतरंज में विश्व चैंपियन को हरा सकता है, वह एक बहुत ही प्रभावशाली उपकरण है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुद्धिमान है, उसी तरह से जैसे एक 5 साल का बच्चा है, जो यह जानता है कि एक कमरे में कैसे चलना है, एक दोस्त के साथ कैसे खेलना है और एक चुटकुले पर कैसे हंसना है। राइल हमें मशीनों के बारे में कम और इंसानों के बारे में ज्यादा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वह हमें यह सराहना करने के लिए कहते हैं कि हमारे साधारण रोजमर्रा के कौशल कितने असाधारण हैं। लेकिन हमारे कौशल केवल व्यक्तिगत नहीं हैं, वे सामाजिक भी हैं। हम एक दूसरे के व्यवहार को कैसे समझते हैं? हम एक साधारण पलक झपकने और एक आंख मारने के बीच के अंतर को कैसे जानते हैं? इसका जवाब राइल की एक और आकर्षक अवधारणा में निहित है, मोटी और पतली विवरण। यह क्या है और यह हमें मानव समाज को समझने में कैसे मदद करता है? इसका पता हम अगले चैप्टर में लगाएंगे। चैप्टर नंबर 7, आंख मारना या पलक झपकना, हमारे सामाजिक जीवन का छिपा हुआ अर्थ। अब तक हमने देखा है कि कैसे गिलबर्ट राइल ने मन को एक निजी, आंतरिक दुनिया के बजाय सार्वजनिक रूप से देखे जा सकने वाले व्यवहारों और प्रवृत्तियों के एक सेट के रूप में फिर से परिभाषित किया। लेकिन हमारे व्यवहार हमेशा सीधे और सरल नहीं होते। एक ही शारीरिक हरकत के अलग अलग संदर्भों में बहुत अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। हम इन अर्थों को कैसे समझते हैं और यह हमें मानव समाज की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? इन सवालों का जवाब देने के लिए राइल ने एक बहुत ही उपयोगी और प्रभावशाली अवधारणा का परिचय दिया, थिन डिस्क्रिप्शन और थिक डिस्क्रिप्शन के बीच का अंतर, जिसे हम कह सकते हैं पतला विवरण और मोटा विवरण। चलिए इसे राइल के अपने प्रसिद्ध उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि दो युवक एक कमरे में बैठे हैं और दोनों की दाहिनी आंख की पलकें तेजी से बंद होती हैं। एक बाहरी पर्यवेक्षक के लिए, जो केवल शारीरिक हरकतों को देख रहा है, दोनों घटनाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। इन दोनों घटनाओं का पतला विवरण यह होगा: युवक की दाहिनी पलक बंद हो, यह एक नंगे, तथ्यात्मक, व्यवहारिक स्तर का विवरण है। यह केवल भौतिकी और जीव विज्ञान का वर्णन करता है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि पहले युवक की पलक सिर्फ एक अनैच्छिक ऐंठन के कारण बंद हुई थी, जैसे कभी कभी हमारी आंख फड़कती है, और दूसरे युवक ने जानबूझकर अपनी पलक को एक दोस्त के लिए एक गुप्त संकेत के रूप में, एक आंख मारने के रूप में बंद किया था। अब हालांकि शारीरिक हरकत यानी पतला विवरण एक ही है, लेकिन दोनों कार्यों का अर्थ पूरी तरह से अलग है। दूसरे युवक की हरकत का वर्णन करने के लिए हमें एक मोटा विवरण देना होगा। एक मोटा विवरण केवल शारीरिक हरकत का वर्णन नहीं करता, बल्कि वह उस हरकत के पीछे की नीयत, उसके सामाजिक संदर्भ और उसके सांस्कृतिक अर्थ को भी शामिल करता है। यह बताने के लिए कि युवक ने आंख मारी, आपको यह समझाना होगा कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वह एक खास व्यक्ति को एक गुप्त संदेश देने की कोशिश कर रहा था। वह एक ऐसे सामाजिक कोड का उपयोग कर रहा था जिसे वह और उसका दोस्त दोनों समझते हैं, और वह यह सब दूसरों से छिपाकर कर रहा था। अब आप देख सकते हैं कि पतला विवरण और मोटा विवरण के बीच कितना अंतर है। एक आंख मारना एक पलक झपकने से बहुत अधिक है। यह एक सामाजिक प्रदर्शन है, एक संचार का कार्य है। राइल कहते हैं कि मानव जीवन को समझने के लिए केवल पतले विवरण पर ध्यान केंद्रित करना, जैसा कि एक कट्टर व्यवहारवादी करेगा, पूरी तरह से अपर्याप्त है। यह हमें केवल शरीर की हरकतों के बारे में बताएगा, मानव कार्यों के बारे में नहीं। हमें हमेशा मोटे विवरण की तलाश करनी चाहिए। राइल इस विचार को और भी आगे ले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक तीसरा युवक है जो दूसरे युवक की, यानी आंख मारने वाले की, मजाकिया नकल उतार रहा है ताकि अपने दोस्तों को हंसा सके। उसकी शारीरिक हरकत भी वही है, पलक का बंद करना, लेकिन उसका मोटा विवरण और भी जटिल है। वह आंख नहीं मार रहा है, वह किसी के आंख मारने का अभिनय कर रहा है। इसे समझने के लिए आपको न केवल आंख मारने के कोड को समझना होगा, बल्कि अभिनय और व्यंग्य के कोड को भी समझना होगा। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि हमारा सामाजिक जीवन अर्थ की कई परतों से बना है। हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं जो एक दूसरे से टकराते हैं। हम अर्थ बनाने वाले
और अर्थ समझने वाले प्राणी हैं जो साझा नियमों, कोड़ों और परंपराओं के एक जटिल जाल में रहते हैं। एक समाज को समझना एक इमारत के ईंट पत्थरों का विश्लेषण करने जैसा नहीं है। यह एक जटिल नाटक को समझने जैसा है, जिसमें आपको पात्रों की प्रेरणाओं, कथानक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना होगा। राइल का यह विचार बाद में मानव विज्ञानी क्लिफर्ड गेर्ट्स द्वारा बहुत प्रसिद्ध रूप से अपनाया गया, जिन्होंने इसे संस्कृति का अध्ययन करने के लिए एक मुख्य उपकरण बनाया। लेकिन यह हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, तो हमें केवल उनके शब्दों या उनके सतही व्यवहार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा यह पूछना चाहिए, यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? हमें उनके इरादों, उनके संदर्भ और उस छिपे हुए सामाजिक नृत्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें हम सब भाग ले रहे हैं। यह हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण भी बनाता है। जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो हमें अजीब या गलत लगता है, तो हो सकता है कि हम केवल पतला विवरण देख रहे हों। अगर हम उनके मोटे विवरण, यानी उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत इतिहास को समझने की कोशिश करें, तो शायद उनका व्यवहार हमें अधिक समझ में आने लगे। तो राइल ने हमें न केवल अपने व्यक्तिगत मन को, बल्कि हमारे सामूहिक सामाजिक मन को भी समझने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि मन कोई सर के अंदर की चीज नहीं है। यह हमारे सार्वजनिक कार्यों और हमारी सामाजिक बातचीत में जीवित रहता है। लेकिन क्या राइल का दर्शन उत्तम है? क्या उनके विचारों में कोई कमी नहीं है? क्या मशीन में भूत सच में पूरी तरह से मर चुका है, या वह अभी भी किसी कोने में छिपा हुआ है? अगले चैप्टर में हम राइल के दर्शन की कुछ चुनौतियों और आलोचनाओं पर एक ईमानदार नजर डालेंगे। चैप्टर नंबर 8, भूत की वापसी, राइल के दर्शन की चुनौतियां और आलोचनाएं। अब तक हमने गिलबर्ट राइल को एक दार्शनिक नायक के रूप में देखा है, जिसने अपनी तार्किक तलवार से मशीन में भूत के सदियों पुराने ड्रैगन का सिर कलम कर दिया। उन्होंने हमें मन को समझने का एक नया, शक्तिशाली और व्यावहारिक तरीका दिया। लेकिन कोई भी दार्शनिक, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, आलोचना से परे नहीं होता। और राइल का लॉजिकल बिहेवियरिज्म या प्रवृत्ति आधारित सिद्धांत भी कई गंभीर चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करता है। इस चैप्टर में हम एक ईमानदार वकील की तरह राइल के मामले की कमजोरियों पर एक नजर डालेंगे और यह पूछेंगे, क्या भूत सच में मर चुका है, या वह किसी न किसी रूप में वापस आने की कोशिश कर रहा है? राइल के सिद्धांत पर सबसे मुख्य और सबसे आम आरोप यह है कि यह हमारे व्यक्तिपरक अनुभव या क्वालिया को समझाने में पूरी तरह से असफल रहता है। क्वालिया एक दार्शनिक शब्द है जिसका उपयोग हमारे अनुभवों की कैसा लगता है वाली गुणवत्ता के लिए किया जाता है, जैसे एक पके हुए आम की मिठास का अनुभव, लाल रंग को देखने का अनुभव या सिर दर्द के दर्द का अनुभव। राइल का सिद्धांत हमें यह तो बता सकता है कि जब किसी को सिर दर्द होता है तो वह क्या करता है, यानी वह कराहता है, दवा लेता है, अंधेरे कमरे में लेट जाता है। लेकिन यह समझाने में पूरी तरह से असमर्थ लगता है कि सिर दर्द महसूस कैसा होता है, दर्द का वह निजी, आंतरिक, अप्रिय एहसास। राइल के व्यवहार और प्रवृत्तियों के सार्वजनिक दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं लगती। आलोचकों का तर्क है कि राइल ने भूत को मशीन से बाहर निकालने की प्रक्रिया में बच्चे को भी नहाने के पानी के साथ बाहर फेंक दिया है। उन्होंने मन के उस हिस्से को ही नजरअंदाज कर दिया है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमारा अपना सचेत अनुभव। इस समस्या से मिली हुई एक और चुनौती है अभिनय की समस्या। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेता है जो मंच पर दुख का अभिनय कर रहा है। वह रोता है, उसकी आवाज कांपती है, उसके कंधे झुके हुए हैं। उसका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी सचमुच दुखी व्यक्ति का होता है। राइल के सिद्धांत के अनुसार हमें यह कहना होगा कि वह दुखी है, क्योंकि दुखी होना तो बस इसी तरह के व्यवहार करने की प्रवृत्ति का नाम है। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह सच नहीं है। वह केवल अभिनय कर रहा है। उसके अंदर शायद खुशी या बोरियत महसूस हो रही हो। राइल का सिद्धांत एक सच्चे दुखी व्यक्ति और एक महान अभिनेता के बीच अंतर करने में कठिनाई महसूस करता है, क्योंकि वह केवल बाहरी व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी तरह आत्मदमन की समस्या भी है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही बहादुर और आत्मनियंत्रित है, जैसे कोई स्टोइक दार्शनिक या कोई समुराई योद्धा। वह बहुत तेज दर्द में हो सकता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने देता।
वह कोई आवाज नहीं निकालता। उसका बाहरी व्यवहार पूरी तरह से शांत है। राइल के सिद्धांत के अनुसार, चूंकि दर्द का कोई व्यवहारिक प्रदर्शन नहीं है, तो क्या हमें यह कहना होगा कि उसे दर्द नहीं हो रहा है? यह स्पष्ट रूप से बेतुका लगता है। लोग अपनी भावनाओं को छिपा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे भावनाएं मौजूद नहीं हैं। और फिर हमारे अपने आंतरिक एकालाप का मामला है। हालांकि राइल ने इसे चुपचाप खुद से बात करना कहकर समझाने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों के लिए यह व्याख्या असंतोषजनक है। हमारे मन में जो विचार चलते हैं, वे अक्सर हमारे व्यवहार में प्रकट नहीं होते। हम एक चीज सोच सकते हैं और बिल्कुल विपरीत चीज कर सकते हैं। यह आंतरिक दुनिया, हमारे व्यवहार से यह अलगाव, राइल के सिस्टम में एक अजीब पहेली बनी रहती है। तो इन सब आलोचनाओं का क्या मतलब है? क्या वे राइल के पूरे प्रोजेक्ट को खारिज कर देती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आलोचनाएं यह दिखाती हैं कि राइल का लॉजिकल बिहेवियरिज्म, अगर उसे एक कट्टरपंथी रूप में लिया जाए, तो वह मन की पूरी कहानी को नहीं बता सकता। यह मन की पहेली का एक हिस्सा तो समझाता है, लेकिन पूरा नहीं। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि राइल का मुख्य लक्ष्य मन का एक संपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत देना नहीं था। उनका मुख्य लक्ष्य एक दार्शनिक भ्रम को दूर करना था। वह हमें यह दिखाना चाहते थे कि जिस तरह से हम मन के बारे में बात करते हैं, वह हमें तार्किक गलतियों में फंसा देता है। उनका योगदान विध्वंसक अधिक था, रचनात्मक कम। उन्होंने पुरानी जर्जर इमारत को गिरा दिया। ये बाद के दार्शनिकों का काम था कि वे उस खाली जमीन पर एक नई बेहतर इमारत बनाने की कोशिश करें, जो राइल की अंतर्दृष्टि को ध्यान में रखे, लेकिन उनकी कमियों को भी स्वीकार करे। और यही राइल की सच्ची विरासत है। आज शायद ही कोई दार्शनिक खुद को एक कट्टर राइलियन कहेगा, लेकिन राइल के बाद कोई भी दार्शनिक मन के बारे में उसी पुराने, भोले, मशीन में भूत वाले तरीके से बात नहीं कर सकता। उन्होंने खेल के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हमें भाषा के प्रति संवेदनशील होना सिखाया और हमें यह दिखाया कि कई गहरे दार्शनिक सवाल असल में केवल भाषाई भ्रम हो सकते हैं। तो भूत शायद पूरी तरह से मरा नहीं है। चेतना का रहस्य, व्यक्तिपरक अनुभव की पहेली अभी भी हमें परेशान करती है। लेकिन राइल ने हमें उस भूत से निपटने के लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली तार्किक उपकरण दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने हमें मन को एक रहस्यमयी वस्तु के बजाय एक मानवीय कौशल के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इस सब का हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? हम राइल के इस जटिल लेकिन व्यावहारिक दर्शन से क्या सीख सकते हैं? इस पर हम अपने अंतिम चैप्टर में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 9, राइल को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। स्पष्ट सोच की एक प्रैक्टिकल गाइड। हम गिलबर्ट राइल के विचारों की इस बौद्धिक यात्रा के अंत के करीब आ रहे हैं। हमने मशीन में भूत के मिथक को टूटते हुए देखा, कैटेगरी मिस्टेक के शक्तिशाली तर्क को समझा और मन को व्यवहार करने की प्रवृत्तियों के एक सेट के रूप में देखना सीखा। हमने उनके विचारों की सीमाओं और आलोचनाओं पर भी गौर किया। लेकिन किसी भी महान दर्शन का अंतिम परीक्षण यह होता है कि क्या वह हमें एक बेहतर, स्पष्ट और अधिक समझदार जीवन जीने में मदद कर सकता है। तो हम इस ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर के कभी-कभी जटिल लगने वाले विचारों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या व्यावहारिक सबक ले सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, शब्दों के जाल से सावधान रहें। राइल हमें सिखाते हैं कि हमारी भाषा, जो संवाद के लिए हमारा सबसे प्रमुख उपकरण है, वह हमें भ्रमित करने का भी एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है। हम अक्सर अमूर्त संज्ञाओं जैसे मन, इच्छा शक्ति, चेतना का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे कि वे वास्तविक, ठोस चीजें हों। और फिर हम अपना पूरा जीवन इन काल्पनिक चीजों के बारे में चिंता करने और उन्हें खोजने में बिता देते हैं। राइल हमें एक दार्शनिक चिकित्सक की तरह बनना सिखाते हैं। जब भी आप किसी अमूर्त अवधारणा से जूझ रहे हों, तो रुकें और पूछें, जब मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं, तो मैं असल में किस ठोस, वास्तविक व्यवहार या क्षमता की बात कर रहा हूं? उदाहरण के लिए, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पा सकते हैं। खुश होना एक खास तरीके से दुनिया के साथ बातचीत करने, कुछ खास तरह की चीजें करने और कुछ खास तरह से प्रतिक्रिया करने का नाम है। यह अभ्यास आपको बहुत सारे अनावश्यक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक बोझ से मुक्त कर सकता है। दूसरा सबक है, लोगों को उनके कर्मों से जाने, उनके अनुमानित विचारों से नहीं। हम अक्सर दूसरों के मन को अध्ययन करने की कोशिश में बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? क्या वह सच में मुझसे प्यार करती है? राइल हमें याद दिलाते हैं कि हम किसी के निजी, आंतरिक थिएटर को कभी नहीं देख सकते और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, तो उसके व्यवहार के पैटर्न को देखें। क्या वह भरोसेमंद तरीके से काम करता है? क्या वह आपकी परवाह करता है? क्या वह दयालुता के कार्य करता है? शब्द सस्ते हो सकते हैं और अनुमानित भावनाएं भ्रामक हो सकती हैं, लेकिन कर्मों का एक सुसंगत पैटर्न चरित्र का एक बहुत अधिक विश्वसनीय संकेतक है। यह हमें दूसरों के साथ अपने संबंधों में अधिक यथार्थवादी और कम नाटकीय बनाता है। तीसरा सबक है, करने पर ध्यान केंद्रित करें, केवल होने पर नहीं। यह राइल के जानना कैसे और जानना की के अंतर से आता है। हम अक्सर खुद को अपनी पहचान या अपनी भावनाओं के आधार पर परिभाषित करते हैं। मैं एक चिंतित व्यक्ति हूं या मैं रचनात्मक नहीं हूं। ये लेबल हमें स्थिर और अपरिवर्तनीय महसूस करा सकते हैं। राइल का दर्शन हमें अपने आप को उन कौशलों और क्षमताओं के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्हें हम विकसित कर सकते हैं। एक चिंतित व्यक्ति होने के बजाय आप यह देख सकते हैं कि आप चिंताजनक तरीके से व्यवहार करना जानते हैं और आप शांत तरीके से व्यवहार जानते हैं, करना सीख सकते हैं। रचनात्मक नहीं होने के बजाय आप रचनात्मकता का अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। यह हमें एक निष्क्रिय शिकार की मानसिकता से निकालकर एक सक्रिय कर्ता की मानसिकता में लाता है। आपका मन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको दी गई है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने कार्यों के माध्यम से हर दिन बनाते हैं। चौथा सबक है, बुद्धिमत्ता को एक कौशल के रूप में देखें। हम अक्सर बुद्धिमत्ता को एक जन्मजात गुण मानते हैं, या तो आपके पास है या नहीं है। राइल हमें दिखाते हैं कि बुद्धिमत्ता तथ्यों को जानने से कहीं अधिक है। यह एक कौशल है, एक जानना कैसे है, और किसी भी कौशल की तरह इसे अभ्यास से सुधारा जा सकता है। आप बेहतर तरीके से सोचना सीख सकते हैं। आप समस्याओं को बेहतर तरीके से हल करना सीख सकते हैं। आप अधिक स्पष्ट रूप से संवाद करना सीख सकते हैं। यह शिक्षा और आत्म सुधार के प्रति एक बहुत ही आशावादी और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। अंत में राइल का दर्शन हमें एक प्रकार की बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। यह हमें यह स्वीकार करने के लिए कहता है कि मन के कुछ पहलू, जैसे व्यक्तिपरक अनुभव का रहस्य, शायद हमेशा हमारी पूरी समझ से परे रहेंगे। और यह ठीक है। हमें हर चीज का एक साफ सुथरा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। हम रहस्य को स्वीकार कर सकते हैं और फिर भी एक स्पष्ट, तर्कसंगत और नैतिक जीवन जी सकते हैं, जो उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें हम वास्तव में जान सकते हैं और बदल सकते हैं। हमारा अपना व्यवहार और हमारी अपनी आदतें। तो गिलबर्ट राइल हमें कोई आरामदायक आध्यात्मिक जवाब नहीं देते। वह हमें कोई रहस्यमयी आंतरिक दुनिया का वादा नहीं करते। इसके बजाय वह हमें कुछ और शायद ज्यादा मूल्यवान देते हैं। स्पष्ट रूप से सोचने के लिए उपकरण और अपने वास्तविक मूर्त जीवन में अर्थ और मूल्य खोजने का एक तरीका। लेकिन इस पूरी यात्रा का सार क्या है? अगर हमें राइल से केवल एक ही अंतिम विचार लेना हो, तो वह क्या होगा? इस पर हम अपने समापन अध्याय में विचार करेंगे। चैप्टर नंबर 10, भूत से मुक्ति, राइल का अंतिम संदेश। दोस्तों, हम गिलबर्ट राइल के साथ इस तार्किक और मुक्तिदायक यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने उनके साथ मिलकर उस भूत का पीछा किया जो सदियों से दर्शन की मशीन में छिपा हुआ था, और हमने देखा कि कैसे राइल ने केवल भाषा और तर्क के प्रकाश से उस भूत को गायब कर दिया। हमने सीखा है कि मन कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार करने, महसूस करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के जटिल और अद्भुत तरीकों का नाम है। अब जब हम अपनी यात्रा समाप्त कर रहे हैं, तो इस पूरी कहानी का अंतिम सार क्या है? राइल का अंतिम संदेश क्या है जो हमें अपने साथ ले जाना चाहिए? शायद अंतिम संदेश ये है, आप वह नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वह हैं जो आप करते हैं। यह एक सरल लेकिन बहुत ही गहरा विचार है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो आत्मविश्लेषण और आंतरिक भावनाओं पर बहुत अधिक जोर देती है। हम सोचते हैं कि खुद को समझने का मतलब है अपनी भावनाओं की गहराइयों में गोता लगाना, अपने अतीत के घावों को खंगालना और अपने सच्चे स्व को खोजना। राइल हमें एक अलग, कहीं अधिक शक्तिशाली रास्ता दिखाते हैं। वह कहते हैं कि आपका असली स्व आपके सिर के अंदर कहीं छिपा हुआ नहीं है। आपका असली स्व आपके कार्यों में, आपकी आदतों में और दुनिया पर आपके प्रभाव में हर दिन प्रकट हो रहा है। अगर आप एक दयालु व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो दयालुता की भावनाओं को महसूस करने का इंतजार न करें। बाहर जाइए और दयालुता के कार्य करें। अगर आप एक बहादुर व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो बहादुरी महसूस करने का इंतजार न करें। उस चीज का सामना करें जिससे आप डरते हैं। अगर आप एक रचनात्मक व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो प्रेरणा की प्रतीक्षा न करें। कुछ बनाना शुरू करें, चाहे वह कितना भी छोटा या अपूर्ण क्यों न हो।
रायल का दर्शन एक बहुत ही सक्रिय और सशक्त दर्शन है। यह हमें बताता है कि हम अपने चरित्र का निर्माण अपनी आंतरिक अवस्थाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने सचेत व्यावहारिक चुनावों के माध्यम से करते हैं। दूसरा अंतिम संदेश है, स्पष्टता में स्वतंत्रता है। रायल का मानना था कि बहुत सारी मानवीय दुख और भ्रम भाषाई गलतियों और कैटेगरी मिस्टेक्स से पैदा होते हैं। हम गलत तरह के सवाल पूछकर खुद को परेशान करते हैं, जैसे मेरा मन मेरे शरीर को कैसे नियंत्रित करता है, या मेरे जीवन का क्या अर्थ है, जैसे कि मन और अर्थ कोई खोई हुई वस्तुएं हों जिन्हें हमें खोजना है। राइल हमें सिखाते हैं कि इन सवालों को हल करने के बजाय हमें उन्हें भंग करना सीखना चाहिए। हमें यह देखना सीखना चाहिए कि ये सवाल ही गलत धारणाओं पर आधारित हैं। जब आप अपनी भाषा को साफ करते हैं, तो आप अपने दिमाग को भी साफ करते हैं। और एक साफ दिमाग एक स्वतंत्र दिमाग है, जो वास्तविक समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, काल्पनिक समस्याओं पर नहीं। अंत में राइल का दर्शन हमें एक गहरी मानवीय गरिमा की भावना के साथ छोड़ता है। मशीन में भूत को खत्म करके उन्होंने हमें कम नहीं किया है, वास्तव में उन्होंने हमें अहम बनाया है। वह कह रहे हैं कि आप कोई रहस्यमयी अदृश्य आत्मा नहीं हैं जो एक मांस के पुतले में फंसी हुई है। आप एक संपूर्ण एकीकृत प्राणी हैं। आपका शरीर, आपकी हरकतें, आपकी मुस्कान, आपकी बातचीत, ये सब आपके मन का हिस्सा है। आपका मन केवल आपके लिए एक निजी शो नहीं है, ये दुनिया के लिए एक सार्वजनिक प्रदर्शन है। आप जो कुछ भी करते हैं वह मायने रखता है। तो गिलबर्ट राइल ने हमें भूत से मुक्त किया है, लेकिन यह मुक्ति हमें एक शून्य में नहीं छोड़ती। यह हमें एक जिम्मेदारी के साथ छोड़ती है। अपने कार्यों, अपनी आदतों और अपने कौशल के माध्यम से अपने मन का निर्माण करने की जिम्मेदारी। यह हमें एक अवसर के साथ छोड़ती है, एक ऐसा जीवन जीने का जो भ्रम पर नहीं, बल्कि स्पष्टता, व्यावहारिकता और कार्रवाई पर आधारित हो। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारा मन कोई रहस्यमयी भूत नहीं है जो हमारे शरीर में रहता है, बल्कि यह हमारे व्यवहार करने, सोचने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीकों का नाम है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे भाषाई भ्रमों से बचें, कैसे लोगों को उनके कर्मों से समझें और कैसे करने पर ध्यान केंद्रित करके अपने चरित्र का निर्माण करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपने कार्यों के माध्यम से अपने मन को आकार देने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।